Hello and welcome back to ASM classes. This is Adil Saab and in this video we are going to discuss the MCQs of theory of index numbers. ये हमारा पार्ट सेकंड रहने वाला है ऑफ दिस टॉपिक इन माय लास्ट लेक्चर दैट वाज लेक्चर नंबर 13. इन द लेक्चर नंबर 13 वी हैव डिस्कस्ड द 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ थियोरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स. अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है, गो एंड वॉच दैट वीडियो. उससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा और आपको यहाँ पे एमसीक्यू भी प्रैक्टिस होंगे यहाँ पे. देन ये हमारा एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये हमारा लेक्चर नंबर 16 रहने वाला है इन द स्टैटिस्टिक्स एमसीक्यू सीरीज. इन दिस सीरीज वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस ऑफ द थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स. और अगर मैं आपको सिलेबस की बात यहाँ पे बताऊँ, ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे स्टैटिक्स का सिलेबस जिन बच्चों ने बताया था एग्जाम से पहले हमारा सिलेबस स्टैटिक्स का कंप्लीट कीजिए. नॉट बिफोर द एग्जाम मैं यहाँ पे 3 महीने पहले आपका स्टैटिक्स पूरा यहाँ पे कंप्लीट करूँगा. ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट 90% सिलेबस कंप्लीट किया है. इंडेक्स नंबर्स के बाद हमारे पास 2 टॉपिक्स रह जाते हैं. एक है हमारे पास वी हैव दिस डेमोग्राफी एंड सेंसस, इसके एमसीक्यूज आने वाले हैं. एंड डेमोग्राफी एंड सेंसस के बाद वी हैव द लास्ट टॉपिक दैट इज वाइटल स्टैटिस्टिक्स. ठीक है ना. बाकी जितने भी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन से लेकर टिल नाउ मैंने हर कोई टॉपिक पे यहाँ पे एमसीक्यूज हाई लेवल के क्वेश्चन डाले हैं, दैट टू एज पर द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ जेके एसएसबी. अभी तक अगर आपने नहीं देखे, गो एंड वॉच दोज वीडियोस. उससे आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी. एफए जो हमारा स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, स्टैटिस्टिक्स के बाद हमने यहाँ पे जो हमारे स्टैटिस्टिक्स से पहले इकोनॉमी के 400 एमसीक्यूज एंड जियोग्राफी के 300 एमसीक्यूज भी अपनी यूट्यूब चैनल एएसएम क्लासेस पे अपलोड किए हैं. वो भी आप जाके ज़रूर देखिएगा. आपका एग्ज़ाम होने वाला है ऑन द 15 नवंबर. डेट्स आ गई है. आई होप आपका इस बार हो जाए. ठीक है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं. बट स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपसे बताता हूँ, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल या इफ़ यू आर ऑलरेडी watching my YouTube videos from the very first, from the beginning of my YouTube channel, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टुडे यू विल सब्सक्राइब माय चैनल. एंड स्कोर करना, शुक्र लिखना आप भूल गए हो, मगे वंस अगेन आस्किंग यू, अपना पहले स्कोर चेक करो, देखो आपके यहाँ पे सही एमसीक्यूज कितने हो रहे हैं और उसके बाद मेरे आंसर का यहाँ पे वेट किया करो. ठीक है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 हमें यहाँ पे क्या बता रहा है. ठीक है ना. 24 अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब है, विच आर द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइज बोथ द टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट. 2 टेस्ट्स की यहाँ पे बात की गई है. अब ये टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या है और ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 में हमने इन डिटेल, वहाँ पे मैं इन डिटेल सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा. ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पे कौन सा हमें ऐसा इंडेक्स नंबर है दैट इज टेलिंग अस दैट सेटिस्फाइज बोथ द टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड वी हैव दिस फैक्टर रिवर्सल टेस्ट. वो हमारा कौन सा इंडेक्स है, वो हमारा यहाँ पे फिशर्स आइडियल इंडेक्स है. ये आप एज इट इज ऐसे ही याद रखोगे. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 25 विच आर द फॉलोइंग इज ए की एडवांटेज ऑफ यूजिंग जियोमेट्रिक मीन. आपने पढ़ा होगा जो हमारा लेस्पर्स इंडेक्स, पास्चेज इंडेक्स एंड जो हमारा फिशरीज इंडेक्स है, फिशरीज इंडेक्स इज अ जियोमेट्रिक मीन ऑफ, ये किसका है, लेस्पर्स एंड पास्चेज इंडेक्स का. अब यहाँ पे हम जियोमेट्रिक मीन का यूज क्यों करते हैं ओवर द अरिथमेटिक मीन. सिंपल, इट इज सिंपलर टू कंप्यूट मैन्युअली. नहीं, ये तो गलत है. हमारा जो सही आंसर है, इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़. जो अरिथमेटिक मीन है ऑलरेडी, अब ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या है, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा जो हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मैंने इन डिटेल डिस्कस किया. ये एक्सट्रीम वैल्यूज से अरिथमेटिक मीन कैसे अफेक्ट होता है, 3 लेक्चर्स मैंने इसके लाए हैं अभी तक. अगर आपने वो नहीं देखा है, गो एंड वॉच दो, आपको ये समझ आएगा हाउ द अरिथमेटिक मीन is affected by the extreme values. ठीक है ना. देन उसके बाद we have क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 26 के बाद यहीं पे मैंने एक टेबल बना के ला रखा है, वो आप अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कीजिएगा. ठीक है ना. लेकिन उससे पहले
हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वाई इज फिशर्स इंडेक्स नोन एज द आइडियल इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि वाई इज फिशर्स इंडेक्स नोन एज, इसको क्या बोला जाता है? आइडियल इंडेक्स। सबसे अच्छा ये इंडेक्स हमारे पास क्यों है? पहला रीजन देखते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पर्स एंड पार्शियल इंडेक्स। अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 था, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। दैट मीन जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास 100% करेक्ट है। Second, it takes into account both the base year and current year quantities. इसमें बेस ईयर क्वांटिटीज और इसमें करंट ईयर क्वांटिटीज, अगर दोनों इंडेक्सेस को इंक्लूड किया गया है, दैट मीन्स इट विल टेक इनटू अकाउंट बोथ द बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटीज। थर्ड, इट सेटिस्फाइज टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड इट सेटिस्फाइज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा ठीक है। दैट मीन्स एज पर द गिवन जो हमारी ऑप्शन है, जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, थर्ड फिशर इंडेक्स। अगर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, यही आपके लेटेस्ट पैटर्न है, स्टेटमेंट बेस्ड है ये, ठीक है ना, आएगा वाई फिशर इंडेक्स इज आइडियल बिकॉज फर्स्ट पॉइंट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पर्स एंड पार्शियल, सेकंड पॉइंट इट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ द base year and current year quantities, and third, it satisfies the TRT and FRT test, time reversal and factor reversal test। अब देखिए हमारे पास क्या है? टाइम रिवर्सल टेस्ट, हमारे पास फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब ये टेस्ट क्या होता है? आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा अबाउट द टेस्ट ऑफ एडुकेसी। ऑनेस्टली मुझे इस टर्म का नाम बताओ, इस टर्म की मीनिंग कमेंट सेक्शन में बताओ। व्हाट इज टेस्ट ऑफ एडुकेसी? हम ये टेस्ट ऑफ, आपने सुना होगा टेस्ट ऑफ एडुकेसी में हमारे बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन अगर मैं सिंपल आपसे पूछूंगा वाई टेस्ट ऑफ एडुकेसी, हम टेस्ट ऑफ एडुकेसी क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज जो हमारे टेस्ट ऑफ एडुकेसी है, These tests are used to determine, किस लिए? वेदर एंड जो हमारा इंडेक्स नंबर है, क्या वो हमारा इंडेक्स नंबर यहाँ पे रिलायबल है या नहीं, क्या वो इंडेक्स नंबर हमारा यहाँ पे कंसिस्टेंट है या नहीं, क्या वो इंडेक्स नंबर, क्या उसकी प्रॉपर एडुकेसी है या नहीं, क्या वो थ्योरेटिकली साउंड है या नहीं। और हमें ये कब पता चलेगा कोई इंडेक्स इट इज़ रिलायबल, दैट इंडेक्स नंबर वो रिलायबल है, वो इंडेक्स नंबर हमारे पास कंसिस्टेंट है, वो इंडेक्स नंबर हमारे उसकी एडुकेसी है, एंड दैट इंडेक्स नंबर इज थ्योरेटिकली साउंड। अब ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ टेस्ट्स। अब कौन से टेस्ट्स? उनको बोला जाता है टेस्ट ऑफ एडुकेसी। अब टेस्ट ऑफ एडुकेसी को हम कैसे प्रूव करते हैं? हम यहाँ पे 4 अलग टेस्ट्स का यूज करते हैं। आपने सुना होगा, एक हमारे पास आता है यूनिट टेस्ट, दूसरा हमारे पास आता है टाइम रिवर्सल टेस्ट TRT, एंड थर्ड हमारे पास आता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट FRT, एंड देन द फोर्थ वी हैव सर्कुलर टेस्ट। यही 4 टेस्ट हमने पढ़े हैं। दीज टेस्ट आर यूज्ड टू चेक द एडुकेसी ऑफ, किसकी एडुकेसी? एडुकेसी ऑफ इंडेक्स नंबर्स एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंडेक्स नंबर्स, कंसिस्टेंसी ऑफ इंडेक्स नंबर्स, एंड वेदर दीज इंडेक्स नंबर्स क्या ये सही है या नहीं सही है। कितने इंडेक्स नंबर्स? 4 इंडेक्स नंबर्स। मैं कुछ आपको और इंफॉर्मेशन बताऊंगा ताकि आगे जितने भी हम क्वेश्चंस करें वो सारे आपको इजीली आप उनको यहां पे सॉल्व कर सके। अब देखिए मैं इसको रब करता हूं, फिर से मुझे बोर्ड की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कितने टेस्ट है हमारे पास, छोटा छोटा ही करके हमको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आपको भी ये अच्छे से पता हो जाए वाई डीज टेस्ट आर यूज्ड। पहला जो हमारा यूनिट टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट आप याद रखोगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब हमारे पास यूनिट्स कौन से होते हैं? हमारे पास यूनिट्स होते हैं kg, हमारे पास यूनिट्स होते हैं ग्राम्स, हमारे पास यूनिट्स टन्स होते हैं, हमारे पास जो यूनिट्स लीटर्स होते हैं, हमारे पास जो यूनिट्स वो हमारे कौन से होते हैं? मीटर्स। यूनिट टेस्ट ये याद रखोगे, इंडेक्स नंबर शुड बी, जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। वो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ये केजीज, इट शुड नॉट बी, जो हमारा इंडेक्स नंबर है इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय दीज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब ये हम कैसे बता सकते हैं? देखिए
यहाँ पे हम क्या बताते हैं कि जो हमारा इंडेक्स नंबर है ये चाहे आप किसी भी आप केजी में मेजर करो, आप ग्राम्स में मेजर करो, टन्स में मेजर करो, इट शुड रिमेन, जो हमारा इंडेक्स नंबर है दैट शुड रिमेन द क्या रहना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ हाउ दिस थिंग्स वर्क्स। मैं एक काम करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे प्राइस ऑफ राइस, प्राइस ऑफ राइस इन बेस ईयर BY में लिखूंगा बेस ईयर प्राइस, वो हमारा कितना है, बेस ईयर प्राइस 50 रुपीज़ पर केजी। ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 50 रुपीज़ पर केजी। अब मैं CYP क्या होता है, करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस हम लेटर सपोज यहाँ पे हम 60 पर केजी लेंगे। देन अगर हम इसका रिलेटिव प्राइस, क्योंकि प्राइस रिलेटिव हम फाइंड करते हैं, रिलेटिव प्राइस किसके बराबर होता है, करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इनटू 100, वो कितना निकलेगा हमारा, ये और ये कट गया 2, ये हमारा 120 निकल जाता है जो हमारा प्राइस रिलेटिव है। अब हमने क्या बताया, जो यूनिट टेस्ट है इट शुड रिमेन इंडिपेंडेंट। अगर हम इनके यूनिट्स ऑफ मेजर को चेंज करेंगे, अब 50 केजी मैं फिर से प्राइस ऑफ राइस लूँगा, क्या लूँगा यहाँ पे, प्राइस ऑफ राइस, PR प्राइस ऑफ राइस। मैं फिर से यहाँ पे बेस ईयर लिखूँगा, बेस ईयर का प्राइस। लेकिन इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, केजी को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, केजी को मैं ग्राम में करूँ, और देखूंगा क्या मेरा टेस्ट ऑफ एडुकेसी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ग्राम में अगर आप इसको 50 को 1000 से डिवाइड करोगे, वो ग्राम में कितने निकलेगा, वो हमारे ग्राम में 0.5 निकलेगा। यही होता है हमारा, जब आप 50 को 1000 से डिवाइड करोगे वो आपका इतना निकलेगा। देन करंट ईयर प्राइस ग्राम्स में, कितने ग्राम्स में कितना होगा, वो 0.06 होगा। ज़रा इसका मल्टीप्लाई करो, प्राइस रिलेटिव किसके बराबर आता है, प्राइस रिलेटिव हमारा 0.06 डिवाइडेड बाई 0.05 इनटू 100। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका यहाँ पे फिर से 120 वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इंडेक्स नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, ये चेंज ही नहीं हुआ है। अगर ये चेंज ही नहीं हुआ है इट सेटिस्फाइज द, ये यूनिट टेस्ट को यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। अब एग्जाम में हमें और क्या याद रखना है, देखिए जो मैं आपको टेबल की बात कर रहा था वो ये वाला टेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल को आप एज इट इज अपनी जो आपकी नोटबुक है उसमें एज इट इज आप इसको क्या करोगे, राइट डाउन करोगे। एक सेकंड ठहरिए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, जो हमारा ये वाला टेबल है, गिव मी अ सेकंड, ये थोड़ा सा, एक सेकंड, हाँ देखिए ये हमारा टेबल जो हमें क्या करना है, जो आपको लिख के रखना है। अब इसमें क्या याद रखोगे, सारे टेस्ट्स मैंने लिख के रखे हैं। एक हमारा यूनिट टेस्ट है, दूसरा हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट है, थर्ड हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, एंड फोर्थ हमारा सर्कुलर टेस्ट। आप भी अपनी नोटबुक में एज इट इज़ ये सारी चीज़ें लिखोगे, या 2-3 दिन का वेट करोगे, उसके बाद मेरे पास जितनी भी स्टैटिक्स के PDFs हैं वो मैं सारे आपको, ठीक है ना, प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। और दैट टाइम आई विल टेल यू आपको कहाँ और कैसे ये मिल सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, यूनिट टेस्ट कब फेल होता है या इसको कौन सेटिस्फाई करता है। याद रखेंगे जो यूनिट टेस्ट है इट इज सेटिस्फाइड बाय द लेस्पोरस इंडेक्स, पास्चेज इंडेक्स, मार्शमैलो जो हमारा मार्शल एजवर्थ इंडेक्स, फिशर्स इंडेक्स एंड देन कैलियस फिक्स्ड इंडेक्स। मुझे पता है इसमें ये आपका सर से ऊपर गया, और जो कैलियस इंडेक्स मैक्सिमम बच्चों ने हमने क्या पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है ये जो हमारा सिंपल इंडेक्स नंबर है एंड वेटेड इंडेक्स नंबर है। वेटेड में आपने पढ़ा है लेस्पर्स, पास्चेज एंड जो हमारे यहाँ पे वी हैव दिस लेस्पर्स, पास्चेज एंड फिशरीज। लेकिन यहाँ पे मैंने 2 ऐड किए हैं, कौन से ऐड, मार्शल एजवर्थ इंडेक्स एंड देन वी हैव कैलियस फिक्स्ड वेट इंडेक्स। अब हमें क्या याद रखना है, इनमें से कौन सा यहाँ पे इंडेक्स है दैट सेटिस्फाइज द यूनिट टेस्ट, दैट सेटिस्फाइज द टाइम रिवर्सल टेस्ट, दैट सेटिस्फाइज द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और दैट सेटिस्फाइज द सर्कुलर टेस्ट। हर कोई मैंने यहाँ पे लिखा है। सिर्फ आप ये क्या याद रखेंगे, मेरी बात आप ध्यान से सुनोगे, फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक ही ऐसा टेस्ट है दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग, जो किस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता है, जो हमारा यहाँ पे इंडेक्स सिंपल इंडेक्स नंबर से सेटिस्फाई नहीं होता है, वो हमारा यहाँ पे यूनिट टेस्ट में आएगा सिंपल एग्रीगेटिव जो हमारा मेथड होता है। वेटेड में अनवेटेड में आपने पढ़ा होगा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड मैंने नहीं लिखे, ये थोड़ा सा टेबल हमारा बड़ा हो जाता, बाकी ये सारा सेम है। बाकी जितने भी हमारे इंडेक्सेस है, चाहे हमारे लेस्पर्स है, पास्चेज है, मार्शल एजवर्थ है, फिशरीज इंडेक्स है या कैलीज इंडेक्स, ये सारे सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद
time reversal test, simple aggregate satisfied, then by Marshall satisfied, Fisher satisfied. यहाँ पे जो पास चीज ये कैलीज फिक्स्ड, ये कैलीज और मार्शल एजवर्थ इंडेक्स क्या है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। मैंने 3-4 एमसीक्यूज इसके भी रखे हैं, ठीक है ना, ध्यान से आप देखेंगे। इवन इतना ही नहीं, मैंने 2 और यहाँ पे नए कुछ कंसेप्ट ऐड किए हैं जहाँ से पॉसिबिलिटी है कि एसएसबी क्वेश्चन पूछ सकती है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप याद रखोगे जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है, इट इज नॉट सेटिस्फाइड by लेस्पर्स एंड पास्चेज इंडेक्स। बाकी जितने भी हमारे इंडेक्स है ये सारे इनको सेटिस्फाई करते हैं। देन हमारे पास फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फेल 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 फेल, सिर्फ एक ही टेस्ट है जहां पे पास होता है, दैट इज फिशर्स आइडियल इंडेक्स सेटिस्फाइज द किस चीज को, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। एंड देन वी हैव सर्कुलर टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट फेल, सर्कुलर टेस्ट जो हमारा फेल हो रहा है, सर्कुलर टेस्ट हमारा यहाँ पे फेल होता है। एक सेकंड ठहरिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप याद रखेंगे जो हमारा सर्कुलर टेस्ट है इट इज सेटिस्फाइड बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड। यहाँ पे ये मैं एक बार चेक करूँगा, ठीक है ना, ये आई गेस यहाँ पे ये होना चाहिए, इट इज सेटिस्फाइड बाय सिंपल एग्रीगेट टेस्ट। देन यहाँ पे ये फेल आएगा, फेल आएगा, फेल आएगा, एंड देन इट्स आल्सो पासेस या सेटिस्फाइज द कैलीज फिक्स्ड वेट। ये आप एक काम करना, पूरा आप एज इट, ये मैं एक बार चेक करूँगा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है जो हमारा सर्कुलर टेस्ट है ये यहाँ पे इट इज सेटिस्फाइड बाय किसका, जो हमारा सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स को ये सेटिस्फाई करता है। एंड देन जो मैंने आपको केलीज ऑलरेडी बताया ये हमारा केलीज है। अब इसमें आप आगे याद क्या रखोगे, यूनिट टेस्ट आपको समझ आया। नाउ दूसरा जो हमारा टेस्ट है, अब हम यही इनको कंक्लूड करेंगे, वहाँ पीछे हम नहीं जाएंगे। दूसरा हमारा यहाँ पे है टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट हमें क्या बताता है, ये बताता है कि अगर हमने बेस ईयर और करंट ईयर, याद रखेंगे इफ द बेस ईयर, अगर लिखना चाहते हो लिखो, इफ द बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटीज आर इंटरचेंज्ड, अगर हमने इनको चेंज कर दिया द न्यू इंडेक्स नंबर बी वो क्या होगा, वो रेसिप्रोकल होगा ऑफ द ओरिजिनल इंडेक्स नंबर। अब फार्मूला हमारी यहाँ पे क्या होती है, फार्मूला इट शुड बी PO1 इंटू P10, वो हमारा 1 के बराबर निकलना चाहिए। अगर आपने बेस ईयर से, यहाँ पे हमने क्या बताया, प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर विद करंट ईयर, एंड यहाँ पे प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विद बेस ईयर, अगर आपने इनको इंटरचेंज किया देन फिर से आप इनको कैलकुलेट करें, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे किसके बराबर आना चाहिए, वो हमारे 1 के बराबर यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना, ये समझ आया। देन उसके बाद वी हैव टाइम में, याद रखोगे टाइम यहाँ पे बेस ईयर करंट ईयर का टाइम इंटरचेंज किया जाता है, ऐसे आप याद रखोगे। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या बोला जा रहा है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स शुड बी इक्वल टू द वैल्यू इंडेक्स। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, P इंटू Q ये किसके बराबर होता है, वैल्यू के बराबर होता है। प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स, जब इन दो इंडेक्सेस को हम क्या करते हैं आपस में कैलकुलेट किया, ये आपस में इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जो इंडेक्स निकलना चाहिए वो वैल्यू इंडेक्स हमारा यहाँ पे निकलना चाहिए, और वैल्यू इंडेक्स की फार्मूला आप सभी को यहाँ पे पता होगी। देन सर्कुलर टेस्ट अब कहाँ पे यूज़ होता है, अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था चेन इंडेक्स नंबर्स, याद है, जो मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन भी ला के रखी थी, अगर आपको याद होगा चेन इंडेक्स नंबर्स की हमने बात की थी। सर्कुलर टेस्ट इट इज यूज्ड मेनली फॉर चेन इंडेक्स। अब फार्मूला कैसे होगी, PO1 इंटू P12 इंटू P20, कोई भी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे फिक्स्ड ईयर को एज बेस यूज कर सकते हो, एंड देन इट शुड बी इक्वल टू, ये किसके बराबर निकलना चाहिए 1। एंड देन सर्कुलर टेस्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट का यहाँ पे एक्सटेंशन है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। In the construction of price relative index numbers, R stands for, R का मतलब क्या होता है, R का मतलब हम सभी को पता है it is relative price, और relative price की फार्मूला क्या होती है, relative price की जो फार्मूला होती है that is P1 डिवाइडेड बाई, लिखा है मैंने PO प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू प्राइसेस ऑफ
प्राइस की बात की जा रही है, ठीक है ना। प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू प्राइस ऑफ क्वांटिटीज, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। देन इफ द प्राइस रिलेटिव ऑफ ए कमोडिटी इज 250, ठीक है ना। इफ द प्राइस रिलेटिव ऑफ द कमोडिटी इज, वो कितना है, वो हमारा प्राइस रिलेटिव है। दैट मीन्स इट मीन्स द प्राइस है, इसका प्राइस कितना होगा। सिंपली हम याद रखेंगे, पहले हम ये देखेंगे जो हमारा बेस ईयर प्राइस कितना होता है वो हमारा 100 है। प्राइस रिलेटिव कितना है, प्राइस रिलेटिव हमारा कितना है, वो 250 है। अब इनके बीच में डिफरेंस कितनी है, इनके बीच में डिफरेंस 150 है। दैट मीन्स अब 150 ये इंक्रीज हुआ है, पहले ये 100 था, अब ये इंक्रीज होकर 250 हो गया है। जो हमारा बेस जो प्राइस था ये इट इज इंक्रीज्ड बाई कितना, ये इंक्रीज हुआ है, इट इज इंक्रीज्ड बाई 150, ठीक है। इजी था ये। देन वी हैव यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 लेस्पर्स इंडेक्स यूजेस वेट्स फ्रॉम विच पीरियड। इजी है ये, सबसे इजी। लेस्पर आप याद रखोगे, लेस्पर का मतलब लास्ट होता है, लेस्पर एल से लास्ट, ठीक है। लास्ट मतलब बेस ईयर जो आखिर में होता है, लास्ट ईयर का मतलब क्या होता है, लेस्पर लास्ट मतलब बेस ईयर। इट यूजेस द क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर एज वेट्स। इजी है ये। देन उसके बाद वी हैव फार्मूला फॉर जो हमारा परचेज इंडेक्स की जो फार्मूला है, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 30 अब क्या करोगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, फार्मूला आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ये सारे ऐड क्यों है, क्योंकि एसएसबी पूछ सकती है इस बार, इनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ये फार्मूला आप क्वेश्चन नंबर 30 आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करोगे, ठीक है ना। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 31। हाँ, यहाँ पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाते हैं। द कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। आप मुझे बताओ, लास्ट ईयर ऑलरेडी लिखा है हमने, और प्राइस इंडेक्स, कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इट इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको क्या बोला जाता है, प्राइस इंडेक्स। कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग विच 2 मेथड्स। कौन से 2 मेथड्स है जहाँ से हम कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और प्राइस इंडेक्स यूज कर सकते हैं, वो 2 सिंपली आपको याद होंगे। इट इज नॉट दिस, इट इज नॉट दिस। अब हमारे पास वो जो 2 आते हैं, एक हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा हमारे पास आता है फैमिली बजट मेथड। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब एग्रीगेट मेथड या जिसको वेटेड एग्रीगेट मेथड भी बोला जाता है, ये क्या करता है, सिंपली आप याद रखोगे, एग्रीगेट मेथड लेस्पर्स इंडेक्स पता है आपको, पढ़ा है आपने इन डिटेल में, आपने लेस्पर्स, ये हमारा ये सही आंसर है, इन डिटेल में आपने लेस्पर्स इंडेक्स क्या करता है, इट यूजेस द क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर एज वेट्स लास्ट। सिंपल एग्रीगेट मेथड एक्सपेंडिचर भी यही करता है, इट यूजेस द क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर एज वेट्स, सिंपल। देन फैमिली बजट मेथड क्या होता है, उसमें क्या किया जाता है, एक्सपेंडिचर इन द बेस ईयर पीरियड एज टेकन एज वेटेज। जितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो दैट इज यूज्ड एज द वेटेज। अब फार्मूला हमारे पास क्या होती है, एक्सपेंड फैमिली बजट मेथड की, यहाँ पे हमारा पी किसके बराबर निकलता है, प्राइस ऑफ P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ बेस ईयर क्वांटिटीज इनटू वो किसके बराबर होती है, वो हमारी यहाँ पे 100 के बराबर होती है, ठीक है ना। और आप याद रखोगे यहाँ पे और एक टर्म, जब आप क्या करोगे, ये तो हमारा प्राइस आपका निकला, अब अगर इसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, CPI हमारा प्राइस कितना है, वो किसके बराबर निकलेगा, समेशन ऑफ WP डिवाइडेड बाई W, ठीक है ना। इनटू यहाँ पे क्या करोगे, इनटू यहाँ पे आप 100 कर, नहीं 100 नहीं, ये तो हमारा इतना ही हो गया, 100 हमने ऊपर ही लिखा, ये हमारा क्या है, एंड W किसके बराबर होता है, W आप याद रखोगे, इट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ बेस ईयर डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर वेट्स, और यहाँ पे प्राइसेस के बराबर ही होता है, ठीक है ना। ये आप एज इट इज याद रखोगे। देन ये समझ आया कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 32 द फार्मूला फॉर एग्रीगेट। अभी मैं आपको फार्मूला बता रहा था लास्ट ईयर, तो सीधा हो गया, अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। देन फैमिली बजट मेथड, ये फार्मूला भी बताई मैंने आपको, यहाँ वहाँ पे मैंने लिखा था दिस समेशन ऑफ WP डिवाइडेड बाई W। आप यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है समेशन ऑफ R डिवाइडेड बाई W, सिर्फ P का चेंज नाम करके यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे R, लेकिन W का मतलब क्या होता है, यूजेस वेट्स W कैलकुलेट एज W को, उसकी फार्मूला भी मैंने आपको बताई, समेशन ऑफ PO डिवाइडेड बाई QO। ये ऑलरेडी कनेक्टेड थे, ये हमने देखे थे। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 33
क्वेश्चन नंबर 34 क्या बता रहा है, रियल इनकम और रियल वेजेस इज कंप्यूटेड एज। अगर आपको रियल वेजेस को कैलकुलेट करना होगा, हाउ कैन यू कैलकुलेट द रियल वेजेस। अब रियल वेजेस को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, सिंपली आप क्या करोगे, नॉमिनल इनकम डिवाइड बाय जो भी आपका प्राइस इंडेक्स दिया गया होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंटू 100। ये फॉर्मूला आप एज इट इज याद रखोगे, एग्जाम में ये आपके काम आएगा। हमने क्या बताया, रियल इनकम, ये रियल इनकम का निकालने का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल इनकम। अब जो आपको फॉर्मूला पता है, इससे आप सीपीआई भी निकाल सकते हो, इससे आप एनआई भी निकाल सकते हो, नेशनल नॉमिनल इनकम, इससे आप रियल इनकम भी निकाल सकते हो। अब ये आप तक है, मैंने आपको पूरी फॉर्मूला यहाँ पे इन डिटेल में बताई है, ठीक है ना। रियल इनकम इज इक्वल टू नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, डिवाइडेड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इट इज नॉट कंज्यूमर, ये रेसिप्रोकल हो गया इसका, नॉमिनल इनटू ये तो आधा ही है, ये भी हमारा डेफिनेशन ठीक नहीं है। देन उसके बाद वी हैव 34, क्वेश्चन नंबर 34, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज मैथमेटिकली। अब परचेजिंग पावर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सिंपली हमें क्या करना है, मैथमेटिकली ये किसके बराबर होता है, रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स, 1 डिवाइडेड बाई प्राइस इंडेक्स के बराबर ये होता है, नॉट द क्वांटिटी इंडेक्स। यहाँ पे आप देखो, एंड व्हाट इज द परचेजिंग पावर, जरा मुझे लास्ट लेक्चर में बताओ, मैंने जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है इसको मैंने कैसे डिफाइन किया है, मुझे कमेंट में बताओ, मैंने इसको प्रॉपर वे में कैसे डिफाइन किया है। उसके बाद वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर, हाँ यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 36 है, इफ द CPI फॉर ए गिवन ईयर करंट ईयर कितना है, वो हमारा यहाँ पे 250 है। व्हाट इज द परचेजिंग पावर ऑफ रुपी कंपेयर्ड। लेकिन देखो यहाँ पे डाउट में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सिंपली परचेजिंग पावर ऑफ मनी की फॉर्मूला दी गई है, लेकिन जो क्वेश्चन की यहाँ पे वर्डिंग है वो यहाँ पे चेंज की गई है। हमें इसको किसके साथ कंपेयर करना है, विद द बेस ईयर के साथ कंपेयर। और जब भी आपको इसको क्या करना होगा, बेस ईयर के साथ कंपेयर करना होगा, उस वक्त जो हमारी फॉर्मूला यहाँ पे यूज होती है, आप क्या करोगे, इसको आप यहाँ पे लिखोगे, इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो यू विल राइट एज जो हमारा बेस ईयर प्राइस जो आपका दिया गया होगा, डिवाइडेड बाय जो हमारा यहाँ पे करंट ईयर प्राइस दिया होगा, डिवाइडेड बाय करंट ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय करंट ईयर प्राइस मल्टीप्लाई, क्या हम बता रहे थे यहाँ पे, सी बेस ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय करंट ईयर प्राइस। इसका मतलब जो सीपीआई आपका बेस ईयर में होगा और जो सीपीआई हमारा कहाँ पे होगा, करंट ईयर में होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सीपीआई बेस ईयर वो दिया ही नहीं, अगर नहीं दिया होगा, हम बेस ईयर हमेशा क्या लेते हैं, हम बेस ईयर हमेशा 100 लेते हैं। और करंट ईयर का प्राइस कितना है, करंट ईयर का प्राइस हमारा 250 है। जब आप 100 को 250 से यहाँ पे ये डिवाइड करोगे, 100 डिवाइडेड बाई 250, वो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, वो हमारा यहाँ पे ये गया 0.4 निकल के आ जाएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज 0.40 हमारा इसका आंसर है, ठीक है ना, 0.40 इसका यहाँ पे आंसर निकलेगा जब आप प्रॉपर वे में इसको कैलकुलेट करोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, इफ द सीपीआई फॉर ए गिवन ईयर इज 250 एंड व्हाट इज द परचेजिंग पावर ऑफ ए रुपी कंपेयर टू द, अगर आपको बेस ईयर के साथ इसको कंपेयर करना होगा, देन आपको यहाँ पे क्या करना होगा, परचेजिंग पावर ऑफ रुपी फाइंड आउट करना होगा। उस वक्त आप सीपीआई बेस ईयर डिवाइडेड बाय सीपीआई करंट ईयर, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 36। उसके बाद वो है क्वेश्चन नंबर 37, मोस्ट इंपॉर्टेंट और कुछ यूनिक कंसेप्ट यहाँ पे 37 और 38 है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है, लेस्पर्स इंडेक्स हैज़ ए सिस्टमैटिक टेंडेंसी टू। अब जो इसकी सिस्टमैटिक टेंडेंसी, एक सेकंड ठहरिए, लेस्पर्स इंडेक्स हैज़ ए सिस्टमैटिक टेंडेंसी टू अंडर एस्टिमेट प्राइस राइज, ओवर एस्टिमेट प्राइस राइज, डाउनवर्ड बायस जिसको बोला जाता है, या अपवर्ड बायस जिसको बोला जाता है, या नो शोज नो बायस आर इक्वल परचेज इंडेक्स अंडर ऑल कंडीशन। पहले ये समझने से पहले मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, इन दोनों
जो हमारे क्वेश्चन नंबर 37 है और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, इनका सही आंसर क्या है उसके बाद मैं देखूंगा आपने कितना यहाँ पे पढ़ा है। लेकिन वो समझने से, वो आंसर करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डाउनवर्ड बायस or what is upward bias, what is the underestimate price and what is overestimate price rise, क्या होता है। देखिए हम क्या करते हैं, जब भी याद रखेंगे इन द डाउनवर्ड प्राइस, मैं आपको इन जनरल बताता हूं, जब भी क्या होता है, कस्टमर्स जो हमारे होते हैं, अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, देखा होगा आपने, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है यूजुअली वो हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड कंज्यूमर क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप क्या करें, जो हमारे टी एंड कॉफ़ी है, ठीक है ना, फिर से वही एग्जांपल हमारी आ गई, टी एंड कॉफ़ी जो मैंने इकोनॉमिक्स में एक बार आपको पढ़ाई थी। अगर टी का प्राइस इंक्रीज होता है, कंज्यूमर्स विल गो फॉर द, दे विल कंज्यूम द कॉफ़ी। सिंपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, और टी का प्राइस इंक्रीज होगा, कंज्यूमर किसकी तरफ जाएंगे, कॉफ़ी की तरफ जाएंगे, यूजुअली हमारी टेंडेंसी है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा लेस्पर्स इंडेक्स है, ये क्या करता है, इट इग्नोर्स द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। याद रखोगे, लेस्पर्स जो हमारा इंडेक्स है, इट इग्नोर्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो मैंने आपको बता, ये लेस्पर हमें बताता है कि जो कंज्यूमर है, प्राइस कितना भी हमारा यहाँ पे बढ़े, he will keep buying the exact amount of quantities। वो क्या करता है, चाहे प्राइस कितना भी बढ़ेगा, वो उसी क्वांटिटी को बार बार क्या करेगा, उसी क्वांटिटी को बार बार वो यूज करेगा, ठीक है ना। ही विल नॉट स्टॉप यूजिंग दैट क्वांटिटी, ही विल नॉट सब्स्टिट्यूट इट विद द अदर गुड्स, दैट इज कॉल्ड एज ओवर एस्टिमेशन ऑफ प्राइस। क्या बोला जाता है उसको, यहाँ पे ओवर एस्टिमेशन ऑफ प्राइस बोला जाता है। क्या, एक सेकंड ठहरिए, उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, उसको यहाँ पे ओवर एस्टिमेशन ऑफ प्राइस बोला जाता है। अब फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अंडर द ओवर एस्टिमेशन ऑफ प्राइस, जो अकॉर्डिंग टू द लेस्पर, हमारे हिसाब से नहीं, अकॉर्डिंग टू द लेस्पर्स इंडेक्स, द कंज्यूमर्स दे इग्नोर द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और अगर वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को इग्नोर करेंगे, दैट मीन्स दे विल कंटिन्यू बाय दैट क्वांटिटी जिसका प्राइस इंक्रीज हो गया हो। ये कौन बताता है, लेस्पर, दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपवर्ड बायस बोला जाए। अब इसी का हम क्या करेंगे, वाइस वर्सा करेंगे, या इसी का उल्टा अगर हम देखेंगे, दैट इज वो हमारे यहाँ पे डाउनवर्ड बायस। अब डाउनवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, अंडर एस्टिमेटेड जो हमारा प्राइस राइज होता है। अब इसमें क्या होता है, जो आपका कंज्यूमर होता है, उसको प्रॉपर वे में मार्केट की पूरी नॉलेज होती है, उसको पता होता है कि अगर किसी प्राइस के प्रोडक्ट का बढ़ा, मुझे यहाँ पे कौन से अदर गुड्स को यहाँ पे क्या करना होगा, अदर गुड्स को यहाँ पे कंज्यूम करना होगा। दैट इज कॉल्ड एज, जो यहाँ पे होता है अंडर द डाउनवर्ड बायस, कंज्यूमर्स वो क्या करता है, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ ज़्यादा डालता है। और ये कौन बता रहा है हमें, ये हमारा यहाँ पे जो पाशे साहब है, ये हमें यहाँ पे पाशे साहब बताते हैं, ठीक है ना। पाशे साहब का क्या कहना है, जो अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो कंज्यूमर्स क्या करेंगे, दे विल सब्स्टिट्यूट इट विद द अदर गुड्स। लेकिन जो हमारे यहाँ पे लेस्पर है, लेस्पर ऐसी बात नहीं बताता है। पास से ये समझ आए ये वाला क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन मैंने दूसरा भी रखा है ताकि हमारा ये पूरा यही पे क्लियर हो जाए। परचेज इंडेक्स हैव ए डाउनवर्ड बायस बिकॉज इट यूजेस द करंट ईयर क्वांटिटीज एज, ये क्या करता है, इट यूजेस द करंट ईयर क्वांटिटीज वेट्स, ये इनको वेट यूज करता है, गिविंग हायर वेट टू गुड्स हुज प्राइसेस आर रिलेटिवली फॉलन। अब जिनका प्राइस फॉल हुआ है वो क्या करेगा, वो उन गुड्स को ज़्यादा यूज़ करेगा, या जिनका प्राइस जो मैंने आपको बताया है इंक्रीज हुआ है वो उन गुड्स को यहाँ पे कम कंज्यूम करेगा। इतना समझ आया आपको? हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने लेस्पर्स इंडेक्स डाउनवर्ड बायस। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है, एक बार फिर से वापस जाओ, वीडियो को देखो जहां से मैंने क्वेश्चन नंबर 37 और 38 स्टार्ट किया, एक बार फिर से देखो, आपको ये अच्छे से समझ आएगा। अगर नहीं आया यू कैन लाइक आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं फिर भी ट्राई कर, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आपको डाउट होना चाहिए। फिर भी अगर आप अपवर्ड बायस में याद रखेंगे कंज्यूमर इग्नोर्स द प्राइस चेंज, और डाउनवर्ड बायस में ही नोज लाइक अगर प्राइस इंक्रीज हो गया मैं क्या करूँगा, आई विल स्विच टू द अदर प्रोडक्ट that can like be available at the affordable rates। ये हमारा डाउनवर्ड बायस एंड अपवर्ड बायस। डाउनवर्ड बायस
less pores. Past years were downward bias, past years or upward bias, less pores. देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 39। अब क्वेश्चन नंबर 39 ये हमारा यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था अभी, जो मैंने आपको वो टेबल बना के दिया था, खुद बनाया है मैंने वो, ठीक है ना। यहाँ पे मार्शल एजवर्थ इंडेक्स यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग एज वेट्स। हमने लेस्पर्स पढ़ा, हमने पास्चर्स पढ़ा, हमने फिशर्स इंडेक्स पढ़ा। अब हमारे पास कौन सा नया इंडेक्स आया? हमारे पास जो नया इंडेक्स आया दैट इज मार्शल एजवर्थ इंडेक्स। दैट मीन्स ये कौन सा इंडेक्स होगा? ये हमारा वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स होगा, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है? इट यूजेस द मीन of the base year quantities and current year quantities as weights. It uses the arithmetic average जिसको मीन बोला जाता है, arithmetic average of base year and current year quantities as weights। ये क्या करता है? base year and current year quantities को as weights यहाँ पे यूज करता है, base year and current year quantities of weights। अब इसकी प्रॉपर फॉर्मूला क्या होगी? अगर आपको प्राइस कैलकुलेट करना होगा उस वक्त जो हमारी फॉर्मूला है इट इज रिटन एज समेशन ऑफ P1, ऐसे आप लिखोगे, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ PO। देन उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाओगे, वी हैव जैसा क्यू करंट ईयर क्वांटिटीज, बेस ईयर क्वांटिटीज, यहाँ पे भी करंट ईयर क्वांटिटीज प्लस, ये प्लस है यहाँ पे, ठीक है ना, बेस ईयर क्वांटिटीज इनटू क्या करोगे? इनटू आप यहाँ पे 100 लिखोगे। थोड़ा सा ही छोटा हो गया, बोर्ड ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना। ये हमारी फार्मूला होती है मार्शल एजवर्थ इंडेक्स। अब मार्शल एजवर्थ इंडेक्स क्या बता रहा है? ये क्या कर रहा है? इट यूजेस द एवरेज, जो अर्थमेटिक एवरेज ऑफ बेस ईयर। याद रखोगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया मार्शल एजवर्थ इंडेक्स कौन सी क्वांटिटीज को एज वेट्स यूज कर रहा है? इट यूजेस बोथ द बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटीज एज, उनको यहाँ पे ये वेट्स यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 39। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको कुछ और भी बोलूंगा, दैट इज वी हैव डार्बिश एंड बाउलेज इंडेक्स। इसको इन जनरल क्या बोला जाता है? इन जनरल इट इज कॉल्ड एज बाउलेज इंडेक्स। अच्छा, ये एक डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। सुना होगा ना आपने, एक डेफिनेशन है, दैट डेफिनेशन इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये डेफिनेशन किसने दी? ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। हु गेव द डेफिनेशन, हु स्टेटेड दैट स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। यहाँ पे हम क्या याद रखेंगे? डार्बिश एंड बाउलेज इंडेक्स, इट इज डिफाइंड या इट इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको बाउलेज इंडेक्स। अब ये यहाँ पे हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? आप क्या करोगे? यहाँ पे क्या करता है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, अरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्पर्स एंड पास्चर्स इंडेक्स, जो डार्बिश बाउलेज मैथमेटिकली डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ किसका? लेस्पर्स। अरिथमेटिक मीन का किसका? पास्चर्स डिवाइडेड बाय 2। ये हमारी फॉर्मूला होगी, मसला खत्म, इतना ही था। मार्शल एजवर्थ में हमने क्या देखा? हमने वहाँ पे देखा वो क्या कर रहा था? दैट ही वाज यूजिंग द मीन ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटीज वेट्स। अब ये क्या कर रहा था? ये यहाँ पे जो अरिथमेटिक मीन किसका? अरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्पर्स एंड पास्चर्स यहाँ पे यूज कर रहे। इट इज डिफाइंड एज द मैथमेटिकली डिफाइंड एज एवरेज या एवरेज मीन ऑफ लेस्पर्स एंड पास्चर्स इंडेक्स। वो हम कैसे निकालेंगे? L डिवाइड बाई P डिवाइड बाई 2। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, ये मैंने आपको यही फार्मूला यहाँ पे बताई है, जिसका सीधा सीधा आंसर कौन सा होगा? हमारा सीधा सीधा आंसर यहाँ पे ए पार्ट यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है ना, समझ आया ये? ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। वो है अभी तक देखो क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए। अभी तक आपने सब इसके, मुझे पता है बहुत, इवन अगर मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, अपनी जो स्टूडियो है 50% हमारी सब्सक्राइबर्स ऐसे जिन्होंने जो कंटिन्यूसली दे आर वाचिंग, लेकिन अभी तक वो सब्सक्राइब, भाई ऐसा क्यों हो रहा है ज़रा मुझे बताओ। अगर मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, अभी लाइक क्या टाइम क्या हुआ है? राइट नाउ इट इज़ लाइक इट इज़ 8:28, शाम के 8:28 हो गए, और नमाज के बाद कंटिन्यूसली मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। लाइक मगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए इतना कुछ मैं अच्छा कंटेंट लेके आया हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है? आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेक श्योर लाइक टुडे यू विल सब्सक्राइब
सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू विल शेयर माई चैनल टू द मैक्सिमम एस्पिरेंट, जो भी आपके रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, दोस्त हु आर स्टडिंग फॉर दिस FA एग्जाम, जिनको इनकी नीड है, उनके साथ ही शेयर करो, कमेंट करो और लाइक करो। जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे, कमेंट करोगे और जितना मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट हो जाऊंगा और उतना ज़्यादा मैं आपके लिए यहाँ पे अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर, we have this question number 42, which weighted index use the quantities of base year। ये नया है, ठीक है ना। और एक है, ये मुझे बताना है जो मैंने वहाँ पे बताया था आपको, which weighted aggregative index, कौन सा weighted, सिंपल नहीं, weighted aggregative index uses the quantities of base year or any, सिर्फ base year ही नहीं, or any fixed year, बेस ईयर भी या कोई भी फिक्स्ड ईयर एज वेट थ्रू आउट। कौन सा वो फिक्स्ड ईयर अगर आएगा सीधा, वो हमारा कौन सा है, वो हमारा यहाँ पे कैलीज फिक्स्ड वेटेड इंडेक्स है। कौन सा, कैलीज फिक्स्ड वेटेड इंडेक्स यूज्ड द फिक्स्ड या यूजेस द फिक्स्ड क्वांटिटीज एज द वेट थ्रू आउट द पीरियड। अब देखो, जो हमारा लेस्पर्स और जो हमारा पास्चेज इंडेक्स है ना, इनकी ये ड्रॉबैक ये है कि दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू द, चाहे हमारा लेस्पर्स है या चाहे हमारा पास्चेज है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू द बेस ईयर और करंट ईयर क्वांटिटीज। लेकिन जो हमारा कैलीज फिक्स्ड इंडेक्स है, यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड इंडेक्स पढ़ाया है मैंने, इन दैट वे यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड क्वांटिटीज एज वेट्स यूज किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, सबसे इजी क्वेश्चन, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या है, ठीक है ना। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 भी इजी है, हम थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये भी आप क्या करोगे, 44 भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे, सिंपल है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, इफ करंट ईयर मतलब प्रेजेंट ईयर, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, पास्ट, सिंपल, मैं बाकी नहीं देखूंगा। इफ द करंट ईयर एक्सपेंडिचर इज यूज्ड एज वेट इन वेटेड एग्रीगेटिव मेथड इट बिकम्स इक्वल टू, ये किसके बराबर बन जाता है, ये हमारा पास्चेज इंडेक्स के बराबर बन जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे ही ये वाला है, लेकिन थोड़ा सा ये इसकी वर्डिंग चेंज है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 46। अब क्वेश्चन नंबर 46, इसका भी आप मुझे, ये सारा मैंने अब आपको पढ़ाया है, फिर से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। आप इसका मार्शल एजवर्थ यहाँ पे एक्स्ट्रा है, बाकी सारा आपको पता है। मार्शल एजवर्थ की फार्मूला भी मैंने आपको बताई है, ये सारा आप मुझे आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 46 का यहाँ पे आंसर करोगे। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 47 में फार्मूला देखिए, जो मैंने अभी आपको फार्मूला लिखी थी, विच आर द फार्मूला रिप्रेजेंट द मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स। अब कौन सी फार्मूला यहाँ पे यूज की जाती है, प्राइसेस ऑफ, ये जो आपकी फर्स्ट, आप इसको ऐसे ही याद रखोगे, अब ये समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, समेशन ऑफ P1QO डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ POQO। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम प्लस करेंगे, देन समेशन ऑफ P1Q1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ POQ1 इंटू 100। ये हमारी फार्मूला है, किसकी फार्मूला है, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर आ भी गया, ये पूछा गया जो हमारा मार्शल एजवर्थ इंडेक्स, ये क्या है, इतना मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। क्वेश्चन नंबर 27। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 47, वी हैव क्वेश्चन नंबर 48। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, 49, 50 एंड 51, ये 4 क्वेश्चन, इनमें हम अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, गिवन हमारे पास क्या है, P1QO कितना है हमारा 150, POQO कितना है 100 है, P1Q1 कितना है 200 है, POQ1 कितना है 125। व्हाट इज द लेस्पर्स प्राइस इंडेक्स। अब लेस्पर्स प्राइस इंडेक्स हमारा यहाँ पे कितना होगा, जरा करो। लेस्पर्स प्राइस इंडेक्स की फार्मूला क्या है, हमारे जो लेस्पर्स प्राइस इंडेक्स है, समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाई QO, P1 इंटू QO डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ prices of the quantities of, ये prices of current year and quantities of base year, price of base year into quantities of base year into
हमारा 100 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये P1Q कितना है हमारा, P1Q इज वी हैव 150 डिवाइडेड बाई POQ कितना है हमारा 100 है, ये भी इंटू 100 से 100 गया, हमारे पास 150 बचा। इजी क्वेश्चन, इसका सही आंसर 150 आ जाएगा। देन उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यूजिंग द डेटा इन क्वेश्चन नंबर, इट इज़ नॉट 42, ये गलत हुआ है, ये आप याद रखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, ठीक है ना। यूजिंग द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द पास्ट चेंज इंडेक्स। अब पास्ट चेंज इंडेक्स को जब हम सॉल्व करते हैं, उसकी जो हमारी फॉर्मूला क्या होती है, पास्ट चेंज इंडेक्स की जो फॉर्मूला है दैट इज समेशन ऑफ P1Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ POQ1 इनटू 100। ज़रा इसको सॉल्व करो। P1Q1 कितना है हमारा, ये हमारा 200 है। POQ1 कितना है हमारा 125 इंटू ये हमारा 100। ये 5 से गया, ये हमारा 4 से गया, ठीक है ना। जब आप इसको फिर से करोगे, ये हमारा 4, अब जो इसका सही आंसर निकलेगा वो हमारा 160 निकल जाएगा। इसका जो सी पार्ट यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 का एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे 160 है। देन उसके बाद जो आप ये वाला है, दिस इज नॉट 42, ये यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर इनको चेंज करोगे, द डेटा दैट आर यूज्ड इन क्वेश्चन नंबर, इट इज़ नॉट, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे लिखोगे एंड 49 हियर आल्सो इट इज़ क्वेश्चन नंबर 48, ये आप याद रखोगे, ठीक है ना। ये आप सारा चेंज करोगे, इसको हमने चेंज करना, लाइक डेटा आप क्या करोगे, इसको आप यहाँ पे चेंज करेंगे। नंबरिंग पहले कुछ अलग थी, मैंने इसको यहाँ पे कुछ अलग। अब फिशर इंडेक्स के बराबर होता है जियोमेट्रिक मीन ऑफ किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा लेस्पोरस इनटू पास्ट चेंज। अब इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर करोगे, इसका आंसर सही क्या आएगा, ये वाला मैं आप पे छोड़ता हूँ। देन उसके बाद वी है क्वेश्चन नंबर 50, जो हमारा यहाँ पे 50 क्वेश्चन नंबर 51 है। यूजिंग द सेम डेटा हमें क्या करना है, डार्विश-बाउली L प्लस जो हमारा यहाँ पे P डिवाइडेड बाई 2, ये बताया था मैंने। अब जो हमारा लेस्पोर्स कितना निकला था 150 निकला था, पास्ट चेंज कितना निकला था 160 निकला था डिवाइडेड बाई 2, और जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे ये कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा 155 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब सही आंसर इसका क्या है, ए पार्ट है ना, सिंपल। डार्विश-बाउलीज इंडेक्स, ये आप याद रखोगे, जो हमारा डार्विश-बाउलीज इंडेक्स है फॉर्मूला, इट इज द अर्थमेटिक मीन और द लेस्पोर्स एंड पास्ट चेंज इंडेक्स। अब अर्थमेटिक मीन मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज की, और हमारा यहाँ पे डार्विश-बाउलीज इंडेक्स निकल के आ गया। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर, हाँ, वाल्शियस। अब यहाँ पे जो यहाँ और एक प्राइस इंडेक्स है, वाल्शियस प्राइस इंडेक्स मेथड यूजेस वेट स्कीम्स फॉर क्वांटिटीज, ये वाला क्वेश्चन 52। अब ये कुछ नया है, मैं देखूंगा कि आपने यहाँ पे कितना पढ़ा है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड इन द एंड जो आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मल एडुकेसी टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर्स। कौन सा फॉर्मल एडुकेसी टेस्ट नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया टेस्ट ऑफ एडुकेसी ये 4 है। वी हैव दिस यूनिट टेस्ट, वी हैव फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, वी हैव टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड वी हैव सर्कुलर टेस्ट, ठीक है ना। ये हमारे 4 टेस्ट है। अब इनमें से कौन सा नहीं है, नॉर्मल सी टेस्ट नहीं है, डी पार्ट इसका सीधा आंसर हो गया। बाकी ये सारी वी हैव, दीज आर द टेस्ट ऑफ एडुकेसी। दैट मीन्स आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इसका मतलब इसका और एक पार्ट आने वाला है उसके। अभी तो लास्ट लेक्चर में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, हमने 23। अब 23 को यहाँ पे 30 प्लस यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चंस ऐड किए। मैं देखूंगा और यहाँ पे अगर मुझे 20 क्वेश्चंस मिले मैं उनको भी आपके लिए यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है ना। लेक्चर ऑलरेडी हमारा बहुत बढ़ गया, लेंथ इसकी बढ़ गई। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। जाने से पहले मैं फिर से बताता हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर यू विल सब्सक्राइब माय चैनल। आज आप सब्सक्राइब करके ही जाओगे, कमेंट करोगे और मेरी जो वीडियोस है इनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे मेरी जो यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स सीरीज है ये कैसी लगी आपको, ठीक है ना। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एंड थैंक यू।